हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइज, इन दिनों पर हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉ, जो कि आपका एमबीए थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और एचआर वाले बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। यूनिट फिफ्थ जो कि इसका लास्ट यूनिट है, वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी यूनिट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। सो यूनिट फिफ्थ भी एक काफ़ी छोटा सा यूनिट है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें भी आपको कई सारे लॉज देखने को मिलेंगे। तो मैं मेक श्योर कि आप एक पूरा चार्ट, अपना लिस्ट एक बना लो कि किस किस तरीके के लॉ हैं, क्या क्या उसमें अमेंडमेंट्स किए गए, किस किस तरीके के अमेंडमेंट्स हैं, वो सभी आपको ध्यान रखने होंगे। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है इस सब्जेक्ट में जो कि आप अपनी तरफ से बना करके ऐड ऑन करके लिख सको। इसमें जो रूल जो मतलब कि लिखा है उसके अकॉर्डिंग वही आपको एज इट इज़ लिखना है। तो यूनिट फिफ्थ में हम बात करेंगे द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और बहुत सारे अलग अलग एक्ट भी हैं, उसको देखेंगे। सो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, ये देखते हैं कि बोनस एक्ट यानी कि जब भी आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो तो फिर उसमें क्या होता है कि there are some rules related to the certain establishment to pay bonus, यानी कि एम्प्लॉयज़ को बोनस पे करने का प्रावधान भी बताया गया है टू देयर एम्प्लॉय टू टू देयर एम्प्लॉय एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर वर्क एंड कंट्रीब्यूशन टू द कंपनीज प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी। यानी कि जब भी कभी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट होता है या फिर कोई भी तरीके का अपनी प्रोडक्टिविटी को, कंपनी जो होती है वो कोई की बात क्या होता है कि लाभ होता है कंपनी को या फिर कुछ अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, तो उससे रिलेटेड उनको बोनस भी देने का बनता है। तो आप देखते होंगे कि कई लोगों को दिवाली में बोनस मिला, होली में बोनस मिला, इस तरीके से है ना, कि या क्वार्टरली बोनस मिलता है या फिर 6 महीने में बोनस मिलता है। तो वो क्या होता है कि उनकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पार्ट काटा जाता है, उसके बाद में उसमें पूरा एक एक स्ट्रक्चर्ड बना करके उनको एक तरीके का पूरा बोनस दे दिया जाता है, चाहे वो दिवाली में हो या फिर कभी भी पूरे ईयर में कभी भी दे सकते हैं या फिर क्वार्टरली दे सकते हैं, अलग अलग, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी। बट हाँ, वो एक तरीके का प्रावधान होता है उनको बोनस पे करने का। तो द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इसमें ये चीज़ बताया गया है कि आपको अगर कोई भी एम्प्लॉय है आपकी कंपनी का, सो उसके लिए आपको उनको बोनस पे करना होगा, ऐसा रिवॉर्ड फॉर देयर वर्क, यानी कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको बोनस पे करना पड़ेगा। सो इसमें कुछ एक की पॉइंट्स है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है बोनस पे करने का, टू इंश्योर द एम्प्लॉयज आर रिवॉर्डेड, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करोगे, रिवॉर्ड भी पे करोगे। ऐसा नहीं है कि उनसे केवल काम लो, काम के बदले में उनको सैलरी दो और बस हो गया, है ना। तो उनको रिवॉर्ड पे करो विद अ बोनस फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कि वो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम को, अपने इनपुट्स को डाल रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनको उनकी प्रॉफिट का, प्रोडक्टिविटी का भी हिस्सा मिलना चाहिए आपकी। जो ये अप्लीकेबिलिटी किसकी होती है? अप्लीकेबिलिटी टू और मोर एम्प्लॉय, जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ अप्लीकेबल होता है कि आपको बोनस पे करना ही पड़ता है। सो एक्सक्लूडिंग सर्टेन कैटेगरीज लाइक आर्म्ड फोर्सेज एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वहाँ पर लोगों को मे बी कि वहाँ पर बोनस वगैरह का ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। वहाँ पर वो पेंशन या अलग अलग बहुत सारे प्रॉफिट्स की, मतलब अलग अलग उनकी स्कीम्स होती हैं। बट यहाँ पर हम बात करें नॉर्मल कंपनियों की, जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं काम करने वाले, तो उनको आपको बोनस पे करना होता है। देन कैलकुलेशन इसका कैसे होता है? बोनस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द कंपनीज प्रोफाइल और प्रोडक्टिविटी, यानी कि कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बोनस पे कर सकते हैं, कितना उसकी प्रोडक्टिविटी, कितना वो कितना कितना वो जनरेट कर रहे हैं। यानी कि आप जानते होगे ना कि उनका टर्नओवर कितना है, कि कितनी, किसी भी कंपनी का टर्नओवर, किसी का 1 लाख करोड़ है, किसी का, मतलब अपना डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, उसके हिसाब से वो कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देते हैं या फिर शेयर्स भी कई बार दे देते हैं। तो वो डिपेंड करता है सब कुछ। तो अचीविंग ड्यूरिंग द अकाउंटेबिलिटी अकाउंटिंग ईयर विद स्पेसिफिक मेथड्स आउटलाइन इन द एक्ट। एलिजिबिलिटी, एम्प्लॉयज़ मस्ट हैव वर्क फॉर अ मिनिमम पीरियड। इसमें एलिजिबिलिटी किसकी होगी? ऐसा नहीं कि आप अपने हर एक एम्प्लॉय को बोनस पे करने के लिए चले जाओगे कि नहीं भाई सबको आपको बोनस पे करना है, और सभी एम्प्लॉयज़ लड़ने लगे कि हमको बोनस नहीं मिला, हमको नहीं बोनस मिला। तो एक मिनिमम पीरियड तक आप उनके एम्प्लॉयज़ को काम करना होता है, एटलीस्ट 2-4 साल या 2-3-4 साल
5 साल तक अगर वो आपके कंपनी के साथ में लगातार काम कर रहे हैं तो उनको एक ग्रेचुइटी भी मिलती है, या फिर एक तरीके का आप उनको बोनस भी मोल लो ना। ग्रेचुइटी और बोनस अलग अलग चीज़ें हो गई हैं हालांकि। सो टाइपिकली 13 वर्किंग डेज और क्वालिफाइड फॉर बोनस। ये भी जो होता है वो आपकी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो कितना आप उनको बोनस दे रहे हो, कितने पीरियड तक काम करने के बाद में, मिनिमम और मैक्सिमम बोनस। अब इसमें भी ये चीज़ होता है कि कितना परसेंटेज उनको दिया जा रहा है, कि अगर कंपनी का इतना प्रॉफिट होगा तो इतना मिनिमम तो इतना मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी को इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो फिर और भी ज़्यादा बोनस मिल सकता है। सो इसमें भी अब कई बार अमेंडमेंट्स किए गए, इस बोनस एक्ट में भी कई बार अमेंडमेंट्स किए गए। 1965 बोनस एक्ट में अमेंडमेंट्स क्या क्या किए गए, यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हैज़ अंडरगोन सर्वल अमेंडमेंट्स। इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए ओवर द ईयर्स, बट यहाँ पर कुछ एक अमेंडमेंट्स के वो बताए गए हैं कि कौन कौन से जो मेजरली हैं। तो द पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट 1969, इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि दिस अमेंडमेंट एक्सपेंड्स द कवरेज ऑफ द एक्ट टू इंक्लूड इस्टेब्लिशमेंट इंगेज्ड इन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर। तो पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही केवल बोनस वगैरह दिया जाता था, लेकिन अब हमको सर्विस सेक्टर जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फिर और अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं सर्विस सेक्टरों में भी इसका प्रावधान दिया जाने लगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट में क्या चीज़ बताई गई है बात, एक मिनट, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया है। हाँ, इसका मतलब कि क्या होता है दोस्तों, इसमें ये होता है कि इसमें कई सारी चीज़ें होंगी जो कि इस अमेंडमेंट के थ्रू चीज़ें बताई गई हैं कि जो बोनस होगा वो आपका बैंक, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर्स किसी भी तरीके की चीज़ों को कवर कर सकता है। यानी कि इंश्योरेंस आपका भी करवाया सकता है या फिर आपको अलग से एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट बोनस एक्ट अमेंडमेंट 1972, यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या चीज़ बताया गया है कि इट इंट्रोड्यूस द चेंजेस रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द बोनस। यानी इसमें पहले जो एम्प्लॉयज़ था कि आपको पहले 2 साल 5 साल तक काम करना ही होगा, बट अभी उसमें क्या कर दिया गया कि थोड़ा सा पीरियड जो है वो कम कर दिया गया कि भाई आपने अगर 2 साल भी काम कर लिया तब पर भी आपको बोनस के लिए आप हकदार हो। तो ये चीज़ है। अब देखो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, अब इस एक्ट में क्या चीज़ बताया गया, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप अपनी कोई भी कंपनी है उसके साथ अगर 2-4 साल 5 साल तक लगातार काम करते हो तो वो कंपनी आपको ग्रेचुइटी देती है। ग्रेचुइटी का मतलब हो गया कि उसके साथ एक पर्टिकुलर पीरियड तक स्टिक रहने के लिए कंपनी जो होती है वो आपको ग्रेचुइटी प्रोवाइड करती है। तो ये भी आपके लेबर लॉ के अंदर ही आता है। तो इसमें 1972 में ये चीज़ बताया गया है कि इंश्योर किया गया है कि एम्प्लॉयज़ रिसीव्स अ मॉनेटरी बेनिफिट कॉल्ड ग्रेचुइटी अपॉन देयर रिटायरमेंट। यानी कि जब भी वो रिटायर होते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो जब रिज़ाइन करते हैं कंपनी को, तो फिर उनको एक तरीके की ग्रेचुइटी प्रोवाइड करती है कंपनी। और ये कब प्रोवाइड करती है, जैसे कि कोई कंपनी है XYZ और उसका एक नियम है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है अगर वो अपने 5 साल इस पूरी कंपनी के साथ हमारे साथ में बिता लेगा तो हम उसको 1 लाख रुपए का क्या करेंगे, ग्रेचुइटी प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो ये उसका कंपनी का वो है कि 1 लाख रुपए हम उसको अपनी को उस एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी प्रोवाइड करेंगे अगर कोई भी एम्प्लॉय हमारे साथ में 5 साल तक रुक करके रहता है। तो इट मैंडेट्स दैट द एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 years ऑफ द कॉन्टीन्यूस सर्विसेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कॉन्टीन्यूसली 5 साल तक रुक करके काम करता है तो ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर टू रिसीव ग्रेचुइटी पेमेंट and the amount of gratuity is calculated based on the employee's last drawn salary and the length of their services। उसके सर्विसेज को वो डिफाइन करती है। तो जब भी उसका रिटायरमेंट होगा या फिर जब भी वो रिज़ाइन करके जाएगा या फिर अगर उसकी डेथ हो जाएगी इन केस ऑफ डेथ, तो उसके वो घर वालों को या फिर मतलब उसको मिलेगा ही मिलेगा। सो इसका पूरा ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पर कि 1970 एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताया गया है कि
आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स को बताया गया है कि कितना पैसा आपको मिलेगा आपकी रिटायरमेंट पे। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि एटलीस्ट 5 साल का वो होना चाहिए। कैलकुलेशन आप किस तरीके का करोगे, कहीं ना कहीं आपकी जो ड्रॉन सैलरी होती है, जो आपकी सैलरी होती है, सैलरी स्लिप जो सैलरी होती है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पार्ट आपका कटता जाता है, और कट करके वो आपको बाद में लास्ट में जा कर के वो पूरा आपको मतलब ब्याज सहित वो चीज़ मिलता है। इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स भी किए गए। इसमें क्या चीज़, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी अमेंडमेंट 1984, इतने क्या बताया गया कि दिस अमेंडमेंट इंक्रीजेज द ग्रेचुइटी 35 to 50,000। इसमें थोड़ा अमाउंट बढ़ा दिया गया, और इसमें क्या किया गया है कि इसमें क्या चीज़ है कि रेज द सेलिंग ऑफ ग्रेचुइटी फर्दर फ्रॉम द 50,000 to 2.5 लाख के बीच में, यानी इसमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा अमाउंट को बढ़ा दिया गया। तो ये कुछ एक अमेंडमेंट्स हैं जो कि किए गए हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि फाइनेंशियली सिक्योरिटी, जो एक आपका एम्प्लॉय है वो फाइनेंशियली सिक्योर होता है कि उसको कुछ भी भाई उसको कुछ ना कुछ नहीं भी बचा पा रहा है तो भी तब पर भी अगर वो आपकी कंपनी के साथ में काम कर रहा है तो पर भी उसका कुछ ना कुछ पार्ट बच रहा है। और इससे एम्प्लॉय का वेलफेयर हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी हो रही, लीगल कंप्लाइंसेस जो कि सरकार के जो नियम कायदे का है उसके दायरे काम कर पा रहे हो। और अगर रिटायरेशन, इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपकी कंपनी के साथ में रिटेन हो रहे हैं का एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड तक वो काम कर रहे हैं, उसके बाद में उनको मोटिवेशन मिल रहा है और वो काम करने के लिए रिटेन हो रहा है, मतलब आपकी कंपनी के साथ में रुक करके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो 2-4 साल हुए भाग गए ना, तो 5 साल एटलीस्ट कोई भी पर्सन होगा तो उसके दिमाग में माइंड सेट रहेगा कि हाँ ठीक, हम 5 साल तक इस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। फिट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताया गया है कि इसमें महिलाओं को ये राइट्स है कि जब भी वो कभी प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके लिए उनको एक मैटरनिटी लीव दी जाएगी, और उनके साथ ही साथ में उनकी पूरी जो भी मेडिकल रिलेटेड चीज़ें हैं उनको पूरा अलाउंसेस दिया जाएगा और उनका सबका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। तो ये चीज़ बताया गया कि उनकी हेल्थ एंड वेलबींग दोनों का बोथ मदर एंड चाइल्ड, उसका सबका ध्यान रखा जाएगा अगेंस्ट द प्रेग्नेंट वीमेन इन द वर्क प्लेस एंड द फैसिलिटेट्स अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली लाइफ, यानी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उनको प्रॉपर लीव्स भी दी जाएगी, और लीव्स देने के अलावा उनको मतलब जो भी मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसमें भी कुछ एक की पॉइंट्स है। इसका पर्पज़ ये है कि माँ और बच्चे दोनों लोग स्वस्थ रहें, और साथ ही साथ में जो आपकी वीमेन हैं उनको भी इनकरेज करना कि वो भी काम में आए। ऐसा ना हो कि मतलब उनका कहीं ना कहीं डीमोटिवेट ना हो जाए, या फिर वो भी ऐसा ना हो कि उनको ये लगे कि नहीं उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं। तो ये कवरेज होता है, मैटरनिटी लीव्स होती हैं, वेजेस ड्यूरिंग द लीव्स, यानी जब भी वो मैटरनिटी लीव्स पर होती हैं तब पर भी उनको उनका पूरा सैलरी का जो भी होती है, सैलरी का नहीं पूरी सैलरी तो हाफ सैलरी या फिर कुछ सैलरी का पार्ट, बल्कि हालांकि कई बार ऐसा होता है कि पूरी सैलरी उनको देनी पड़ती है कंपनी वालों को, तो देना ही बनना ही चाहिए ना। तो यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ वर्क नोटिस रिक्वायरमेंट, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर पीएफ फंड के बारे में बताया गया। पीएफ फंड प्रोविडेंट फंड 1952 के अकॉर्डिंग क्या चीज़ बताया गया है कि कंपनी और एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों का यहाँ पर जो होगा एक पार्ट कटेगा, और कट करके जो पीएफ अकाउंट्स होंगे उसमें जा कर के मिलेगा। तो इसमें बताते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यानी कि ईपीएफ इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, एंड द मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग क्या रूल है कि जो भी आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी के साथ में उनकी मतलब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का मतलब कि वो काम कर रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ पार्ट बचना चाहिए। तो पीएफ में आप जानते ही हो कि कुछ ना कुछ शायद 11% या 12% होता है जो कटता है एम्प्लॉयज़ की साइड से, और उतना ही % एम्प्लॉय की साइड से भी कटता है। तो ये कि इससे इसका क्या बेनिफिट होता है, इससे ये होता है कि विच सर्व्स अ रिटायरमेंट
सेविंग फंड, यानी कि जब भी आपको ज़रूरत लगती है तो फिर आप अपना पैसा निकाल सकते हो ओवर द टाइम, एंड प्रोवाइड फाइनेंशियली सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज़ आफ्टर रिटायरमेंट, है ना। देन इसके अलावा मिसलिनियस प्रोविजन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि इट कवर्स द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग द नॉमिनेशन ऑफ द यानी आप किसको बेनिफिशियल, किसको आप अपना नॉमिनेट बनाना चाहते हो, किसका नॉमिनी बनाना चाहते हो, है ना। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ द पीएफ अकाउंट्स व्हेन स्विचिंग द जॉब्स, जब भी आप कभी स्विच करते हो जॉब्स में तो पीएफ अकाउंट्स जो भी होते हैं वो भी स्विच करते हैं इसके साथ ही साथ में, एंड द विड्रॉल ऑफ फंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक परचेजिंग अ हाउस और ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब आपके पास में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए जो पैसा होता है वो बचा हुआ रहता है, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ एक और भी एडिशनल डिटेल्स बताई गई, बट उतना यहाँ पर डीप में हम नहीं जाते, बस इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोविडेंट फंड स्कीम में क्या बातें बताई गई हैं। इसमें ये चीज़ होता है कि एम्प्लॉयज़ कैन विड्रॉल देयर ईपीएफ बैलेंस अपॉन द रिटायरमेंट रेजिग्नेशन और स्पेसिफिक कंडीशन, जब भी कभी इमरजेंसी आए तब फिर वो अपने ईपीएफ अमाउंट को क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। द ईपीएफ बैलेंस अर्न्स इंटरेस्ट विच इज़ डिक्लेयर्ड एनुअली बाय द गवर्नमेंट, और ये जो होता है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, कहीं शायद इसमें 8% का या फिर 7.5% का कुछ होता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है, जो कि किसी भी नॉर्मल बैंक से मतलब कि कई गुना ज़्यादा है। तो अच्छा सेविंग का एक मोड है। अगर आपको भी कभी मौका मिलता है पीएफ अकाउंट को ओपन करवाने का और पीएफ का वो करने का, तो आप उसको ज़रूर से कराइए, क्योंकि इससे आपका भी बेनिफिट है और एम्प्लॉयर्स जो हैं मतलब आपका तो बेनिफिट है ही ओवरऑल देखा जाए तो। एंड इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, इसमें भी कुछ एक चीज़ों का कई बार डिफ्रेंसिएशन पूछ लिया जाता है कि प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन स्कीम में क्या चीज़ का डिफरेंस है। तो ये एक तरीके का पेंशन होता है जो कि तभी एम्प्लॉय को मिलेगा आफ्टर द रिटायरमेंट, जब वो रिटायर्ड हो जाएगा तभी मिलेगा। लेकिन ईपीएफ में ऐसा नहीं होता है। ईपीएफ में जब आपको कभी भी जब इमरजेंसी हो या फिर आपकी शादी हो या फिर कभी भी कोई भी तरीके के बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, आपको हाउस बनवाना हो, कुछ भी तरीके का चाहिए, तो फिर आप अपने पैसों को विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत ये चीज़ ही है कि जब आप रिटायर होगे तभी आपको वो पैसा मिल देगा। तो द पेंशन अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉय ईयर्स ऑफ सर्विस, जब तक ये पैसा जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने साल उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में, कितना साल आप स्टिक होकर के रहे, कितने साल आपने काम किया, एंड द एवरेज सैलरी, और एवरेज सैलरी आपकी क्या रही इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स 8.33% ऑफ द एम्प्लॉयज सैलरी टुवार्ड्स द ईपीएफ, सो एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। तो ये होता है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि अगर छोटा सा डिफरेंस 2 नंबर में पूछा भी जाता है कि प्रोविडेंट फंड स्कीम और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है, तो जो इसका मेजर, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो आप, बट इसका जो मेजर पॉइंट है वो यही है कि ईपीएफ कभी भी आप इसको विड्रॉल कर सकते हो इमरजेंसी केसेस में, जबकि एम्प्लॉयज़ पेंशन की स्कीम जो होती है वो तभी एम्प्लॉय को मिलती है जब वो प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से रिटायर हो जाता है, और उसकी जो ईपीएफ यानी उसकी पेंशन जो होती है वो इन दोनों बातों पर डिपेंड करती है कि उसने कितने साल कंपनी को दिया, कितने साल वो कंपनी के लिए काम करा, और उसकी एनुअल सैलरी क्या थी। इन दोनों चीज़ों के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करता है। सो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हैं। स्टिल अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, तो यू कैन ऑल्सो text me in the comment box so that I can reach you out, I can help you out, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको PDF वगैरह चाहिए, उसमें भी आप डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि किस तरीके से आपको मिल जाएगी PDF। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अभी हम लोग कुछ और भी प्रिपेयर करेंगे 4th सेमेस्टर के लिए, तो आपको हमारे साथ में ही रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए उसको भी लाइक करिए, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगैन।